हेलो, नमस्ते सभी को। मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास जब लिखना प्रारंभ किया गया तो हमारे इतिहासकारों ने उसको प्रारंभ करने से पहले सभी ने अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या थी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य करने में इतिहासकारों ने 5 पद्धतियों का प्रयोग किया है, जिसमें से पहली पद्धति आपकी आती है वर्ण क्रमानुसार पद्धति। वर्ण क्रमानुसार पद्धति में क्या किया है, इतिहासकारों ने इसमें जो कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनके नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर, नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर कवि व लेखकों को रखा है। वर्ण क्रमानुसार पद्धति में क्या किया गया है कि जो जैसे कि हमारे भारतेंदु हैं, कबीर हैं, तो पहले कबीर को रखा गया है, बाद में भारतेंदु को रखा गया है। यानी कि नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर कवि व लेखकों को उनके क्रम के हिसाब से रखा गया था। और वर्ण क्रमानुसार पद्धति का प्रयोग किया है गारसादा तासी, गारसादा तासी जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। गारसादा तासी व शिव सिंह सेंगर। गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। वो उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया था। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करके इन्होंने कवि व लेखकों को क्रम से रखा था। इसके बाद शिव सिंह सेंगर जो हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार हिंदी में लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में प्रयोग किया था। हिंदी वर्णमाला के आधार पर इन्होंने कवि व लेखकों को रखा था। इसका ये जो क्रम है ये बाद में अमान्य हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे कबीर हैं, उसके बाद आपके हो गए केशवदास, आपके कबीर केशवदास हैं, तो कबीर आपके आदिकाल में आते हैं। कबीर जो हैं वो आपके भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के आते हैं। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के आते हैं और केशवदास जो हैं वो रीतिकाल के कवि आते हैं। लेकिन कबीर और केशवदास को इन्होंने अपनी इतिहास ग्रंथ में एक ही कालक्रम के अंतर्गत रख दिया, जिसकी वजह से वर्ण क्रमानुसार पद्धति को अमान्य माना गया। इसके बाद दूसरी आपकी पद्धति आई है दूसरी पद्धति आपकी है काल क्रमानुक पद्धति। काल क्रमानुक पद्धति या कालानुक्रमिक। इस पद्धति में क्या है कि इसमें जो कवि या लेखक रखे गए हैं वो उनकी जन्म काल के आधार पर रखे गए हैं। जन्म काल के आधार पर रखे गए हैं। आपका ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन बनता है कि किस कवि का जन्म कब हुआ, पहले कौन से कवि का जन्म हुआ, फिर उनसे किसके बाद कौन से कवि का जन्म हुआ। तो ये आपका आता है काल क्रमानुक पद्धति में। इसका प्रयोग जो है वो ग्रियर्सन ने किया था।
कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग ग्रेसन ने और मिश्र बंधुओं ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम जो सर्वमान्य इतिहास माना जाता है वो ग्रेसन का माना जाता है और ग्रेसन ने लिखा था अंग्रेजी भाषा में। ग्रेसन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था और मिश्र बंधुओं ने हिंदी भाषा में लिखा था। ग्रेसन और मिश्र बंधुओं ने किस पद्धति का प्रयोग किया था? कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया था। ये आपकी हो गई दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति है आपकी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में कवि व लेखकों को निरपेक्ष व तटस्थ रह करके क्रमबद्ध रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति में गणपति चंद्रगुप्त, वैज्ञानिक पद्धति का सबसे जो विख्यात इतिहास ग्रंथ है वो आपका है गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास में क्या किया था? इसमें इन्होंने सभी कवि व लेखकों का तथ्य संकलन किया था व उसके बाद उसका विश्लेषण किया था। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्या आता है? कवि व लेखकों का उनका तथ्य का संकलन किया है और उसके बाद उसे वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसका विश्लेषण किया है। एक हमारी गणपति चंद्रगुप्त की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आता है व इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और ये भी इन्होंने किस पद्धति के आधार पर लिखा था? वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए इतिहास ग्रंथ किसने लिखे हैं? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद है आपका चौथी पद्धति। चौथी पद्धति है आपकी विधेयवादी। विधेयवादी पद्धति में क्या आता है? इसमें विधेयवादी पद्धति का जो सर्वप्रथम प्रयोग या विधेयवादी पद्धति के जो जनक हैं वो फ्रेंच विद्वान टेन माने जाते हैं। फ्रेंच विद्वान टेन को विधेयवादी पद्धति का जनक माना जाता है। विधेयवादी पद्धति में टेन ने 3 बातें लिखी थी। 3 बातों के आधार पर हम विधेयवादी पद्धति को जानकर के इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। पहला तो हम जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा आपका है क्षण विशेष। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करके इतिहास ग्रंथ लिखने वाले जो सबसे प्रमुख कवि हैं, इतिहासकार रहे हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे विख्यात पुस्तक मानी जाती है। इसमें इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया है? विधेयवादी पद्धति का। विधेयवादी पद्धति क्या होती है कि किसी भी काल का जब हम वर्णन करते हैं
तो उस काल में किस प्रकार की जाति निवास करती थी, उसका क्या वातावरण था और उस समय में क्या विशेषता थी, क्षण विशेष यानी कि उस क्षण की क्या विशेषता थी। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम इतिहास ग्रंथ लिखते हैं तो वो हमारा विधेयवादी पद्धति आता है। और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले जो आपके सबसे विख्यात कवि हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, तो विधेयवादी पद्धति। रामचंद्र शुक्ल के अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, इन्होंने भी विधेयवादी पद्धति के आधार पर ही अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत कौन से 3 पॉइंट रखे जाते हैं, तो जाति, वातावरण, क्षण विशेष, 3 ये रख दिए जाते हैं, चौथा आपका दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनता है। और विधेयवादी पद्धति के जनक जो हैं वो फ्रेंच विद्वान टेन को माना जाता है। पांचवी आपकी अन्य पद्धतियां आती हैं। अन्य पद्धतियों में आपका आता है एक नारीवादी पद्धति। नारीवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है, जो कि लिखा है सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने। इसमें इन्होंने ये बताया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, क्योंकि इन्होंने नारीवाद पद्धति का प्रयोग करते हुए ये कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास नारी के प्रयोग के बिना अधूरा है, आधा माना जाता है। यदि हम नारी को स्त्री का उसमें सहयोग या शामिल नहीं करते हैं तो सुमन राजे ने कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आधा माना जाता है। इसलिए इन्होंने नारीवादी पद्धति का प्रयोग करके लिखा। और इसी में दूसरा आपका लिखा गया है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो लिखा है वो लिखा है नीरजा माधव ने। ये इन्होंने नारीवादी पद्धति का प्रयोग करके लिखा है और इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य में नारी जो है वो कहीं ना कहीं ओझल है, अर्थात कि नारी का वहाँ पे अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। इसके आधार पर इन्होंने नारीवादी पद्धति का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसके बाद इसके अंतर्गत आपका समाजवादी पद्धति भी आता है। समाजवादी पद्धति के अंतर्गत आपके रामविलास शर्मा आते हैं। रामविलास शर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, रामविलास शर्मा ने, ये इन्होंने लिखा है समाजवादी पद्धति के आधार पर लिखा है। समाजवादी पद्धति में इन्होंने समाज को प्रमुखता देते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसके बाद आपके आ जाते हैं दलित पद्धति। दलित पद्धति में आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि आ जाते हैं। इन्होंने दलितों को प्रमुखता देते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये आपके कुछ हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धतियाँ आती हैं, जिसमें विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बताएंगे कि कब कौन सा इतिहास लिखा गया और उसमें उन्होंने क्या संशोधन किया।